मूव करते हैं, जो मॉर्निंग में क्लास हम लोगों ने की थी उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो मॉर्निंग में मैं डिटर्मिनेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं और उसी को थोड़ा सा मैं आप कंटिन्यू करता हूं। डिटर्मिनेंट की जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सेशन में आप लोग लेट कैसे कनेक्ट हुए? मतलब आप तक सेशन लेट पहुंचे या कनेक्ट हो नहीं पा रहे थे? अच्छा, नोटिफिकेशन अभी मिला है, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। सुबह मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास में एक ऐसा डिटर्मिनेंट दिया गया हो जिसमें यहां पर आपके पास में A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि इफ इस डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अगर किसी भी रो या कॉलम को मैं इंटरचेंज कर देता हूं, देखना ये बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इफ टू रोज और कॉलम्स आर interchanged, then determinant value will be changed. डिटर्मिनेंट वैल्यू के बजाय आप लिखिए डिटर्मिनेंट साइन will be changed. इसका मतलब क्या है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा आ रहा है और आपसे कोई पूछता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A21, A31, A13, A23, A33, A12, 22, 32, तो डेफिनेटली इसका डिटर्मिनेंट कितना होने वाला है? -d। इसका जो डिटर्मिनेंट होने वाला है वो कितना होने वाला है बेटा? -d। इतनी बात समझ में आई कि एक बार जल्दी से बोलेंगे सभी बच्चे यस और नो? इतनी बात आपको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं अबाउट डिटर्मिनेंट, तो क्या बोला जा रहा है? इफ two rows if two rows or columns of any determinant are identical or proportional, then determinant value will be 0। तो ऐसे में जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी बेटा वो क्या होने वाली है? 0। बिल्कुल परफेक्ट। देखिए दो टर्म इस्तेमाल हो रही है बेटा, प्रोपोर्शनल एंड आइडेंटिकल। तो मैं आपको दोनों का मतलब बताता हूं। 1 2 3, 1 2 3, 5 0 7। यहां पर ये दोनों रोज जो है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 0। इसी तरीके से 1 2 3 2 4 6 1 3 5, यहां पर ये 1 3 5, यहां पर ये जो दो कॉलम आप देख पा रहे हैं ये कैसे हैं आपके पास में? प्रोपोर्शनल। और ऐसे में भी डिटर्मिनेंट कितना होने वाला है आपके पास में? 0। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए
इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए हमारे पास में अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो ऑलवेज रिमेंबर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ odd order skew symmetric matrix is always 0। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 0 1 3 -1 -3 0 4 -4 0, ये आपके पास में ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 0। सो ऑलवेज रिमेंबर अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो वो भी ऑड ऑर्डर, तो वो 3x3 हो 4x4 हो 5x5 हो, जितना भी हो उसका जो वैल्यू होने वाला है वो कितना होने वाला है आपके पास में 0 होने वाला है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इवन ऑर्डर skew symmetric matrix is always a perfect square। ये क्या होगा बेटा, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे, ये 5 0 0 5 इक्वल्स टू, देखिए ये बन गया 5 का स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना। ये इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। इवन लिटिल बिट गड़बड़ी, 0 0 5 -f इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। सो आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है आपके पास में 5 का स्क्वायर ना। ओके, सो ये हमेशा क्या होता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे अभी तक जितना भी बोर्ड पर मैंने लिखा है क्या वो आपने नोट कर लिया और साथ में वो आपको क्लियर भी हो गया? तो क्लियर एंड डन दोनों लिख दीजिए आप जल्दी से। अगर कोई स्लाइड रह गई है तो मैं बैक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग भी एकदम फुल फ्लो में हैं, बराबर छापते जा रहे हैं। चलिए वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स is always equal to product of their leading diagonal elements। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है बेटा उसके बराबर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। क्या मतलब है इसका, देखिए जरा ध्यान से, 5 1 2 2 5 3 यहां पर ट्रायंगुलर है, ये 0 0। किसी ने बोला इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो हमने कहा सर ये इसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। सो इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 30। ये हमारे पास में क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे क्लियर, जल्दी से बोल दीजिए बेटा यस और नो।
चलिए 2 मिनट आपके खराब हो गए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा यहां से आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे यहां पर, तो वो क्या होने वाला हमारे लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखना जरा ध्यान से, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या हो सकता है। डिटर्मिनेंट में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। ऑलवेज रिमेंबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर नहीं होता, ये नहीं होता, ध्यान रखना बेटा, क्लियर है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आपको इक्वल मिल जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा बेटा, इक्वल मिल जाएगा, ध्यान रखना। अब अभी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसे तो हजारों प्रॉपर्टीज हो सकती है, हम कैसे याद रखेंगे। जब भी कोई नया पॉइंट, नई प्रॉपर्टी आ जाए जो आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा एग्जांपल लेना है और उसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई करेंगे वो प्रॉपर्टी अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगी। बाकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती है जो शायद आपने पहली बार देखी हो एग्जाम के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल लो, मैट्रिक्स की यही खूबसूरती है कि आप उस एग्जांपल से उसको वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऑलवेज रिमेंबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए अब मैं बात करता हूं फॉर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो वी ऑल नो दैट ए ए टी इक्वल्स टू होता है आई। अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए टी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए टी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, यहां पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ आई। एंड ऑलवेज ऑलवेज बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल्स टू होता है 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसका डिटर्मिनेंट यूनिटी आपको दिखाई देगा। एक बार सभी बच्चे बताएंगे ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़े बेटा। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है बेटा, वो एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, वो हमें यहां पर सीखना पड़ेगा। एडजॉइंट क्या होता है एग्जैक्टली, जो एडजॉइंट हम डिफाइन करते हैं वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए अगर मान लीजिए बेटा ये आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है जो कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 1 5 2 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मुझे फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ A11, तो देखिए मैं यहां पर लिखूंगा -1 की पावर 1 + 1। ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, यहां पर कितना बचा, ओनली 3। सो ये बन गया आपके पास में 3 + 1 + 3। अगर मैं बात करूं बेटा कोफैक्टर ऑफ A12, सो A12 का कोफैक्टर अगर मुझे देखना है तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा -1 1 + 2। ये देखिए 1 2 आपके पास में, ये कैंसिल, कितना बचा आपके पास, ओनली 2। तो ये आ गया बेटा आपके पास -2। नेक्स्ट इज कोफैक्टर ऑफ A21 -1 2 + 1। देखिए ये कैंसिल, तो ये बन गया 5। सो ये बन गया बेटा कोफैक्टर ऑफ A21
इक्वल्स टू -5. कोफैक्टर ऑफ A22 -1 2 + 2. ये देखिए ये कैंसिल कितना बचा? ओनली 1. तो ये बन गया आपके पास में 1. सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहां पर बेटा तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज 3 -2 -5 एंड 1. सो ओवरऑल, हाँ बिल्कुल, ओवरऑल अगर मैं बात करूं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये दी जा रही है बेटा आपको यहां पर 3 -2 -5 एंड 1. अब हमें इसका लेना है ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज लेने से जो मैट्रिक्स आएगी उसे बोला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हम लिखते हैं ADJA. तो इसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना, तो इट विल बी 3 -2 -5 1. ये हमारे पास में एडजॉइंट आ गया. सो खास बात क्या है सर इस एडजॉइंट की? सर यहां पर जो खास बात हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आपको कभी भी 2 × 2 का एडजॉइंट फाइंड करना है तो इन दोनों नंबर को इंटरचेंज करना है और इन दोनों का सिर्फ साइन बदलना है. मतलब अगर कोई ये बोलता है, अगर बेटा कोई ये बोलता है कि एक मैट्रिक्स है बी, इसमें 5 11 3 19, इसका हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ बी. तो आप क्या करेंगे? हम कहेंगे सर ये 19 आ गया, ये 5 आ गया, ये -11 आ गया, -3 आ गया, ये आ गया एडजॉइंट. बोले बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सुनो सभी स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 × 2 की कहानी है. अब ऐसे हमें 3 × 3 के लिए फाइंड करना है. दिस इज फॉर 2 × 2 ओनली. हाईएस्ट 3 × 3 का एडजॉइंट आपसे पूछा जाता है. सो अभी 3 × 3 को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे. चलिए, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3 × 3 मैट्रिक्स. लेट अस सपोज अगर आपको 3 × 3 के लिए ये मैट्रिक्स ए है, ये दिया गया हमें 1 2 5 0 3 1 2 4 3. ये एक मैट्रिक्स हमारे पास में जिसका हमें फाइंड करना है एडजॉइंट. तो देखिए जो अल्टरनेट देखा था वो 2 × 2 के लिए था, 3 × 3 के लिए नहीं था. तो ऐसे में आपको फिर से कन्वेंशनल तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा. तो आप क्या बोलेंगे? सर मैं कोफैक्टर फाइंड करूंगा. कोफैक्टर ऑफ A11 विल बी -1 की पावर 1 + 1. ये कैंसिल, जरा सॉल्व करो इसे. 9 - 4 is 5. कितना आ रहा है बेटा? +5. कोफैक्टर ऑफ A12 -1 1 + 2. ये कैंसिल, 0 - 2 is -2. बेटा बहुत ध्यान से देखते रहना, कहीं पर भी एरर दिखाई दे रही है तुरंत बोल देना. कोफैक्टर ऑफ A13 इक्वल्स टू -1 1 + 3. देखिए जरा ये कैंसिल, 0 - 6 0 - 6 -6. क्लियर है? नाउ कोफैक्टर ऑफ A21 -1 2 + 1 -1 2 + 1. ये कैंसिल 6 - 20 -14. सो ये आ गया +14. कोफैक्टर ऑफ A22 -1 2 + 2. देखिए ये कैंसिल बेटा, ये कैंसिल, कितना आ रहा है? 3 - 10 -7. तो ये आ गया आपके पास में -7. कोफैक्टर ऑफ A23 -1 2 + 3. ये कैंसिल 4 - 4 is 0. कोफैक्टर ऑफ A31 -1 3 + 1. ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया बेटा? 2 - 15 2 - 15 -3 13. कोफैक्टर ऑफ ठीक है, परफेक्ट. A32 -1 की पावर 3 + 2. ये कैंसिल 1 - 0 1 -1. क्लियर? कोफैक्टर ऑफ A33 -1 की पावर 3 + 3.
ये कैंसिल बेटा, ये कैंसिल, 3 माइनस 0, सो दिस विल बी 3। सो अगर आप देखें यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आ रही है, कोफैक्टर ऑफ कैपिटल ए, ये जो मुझे दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है बेटा 5 2 माइनस 6, 14 माइनस 7 0, माइनस 13 माइनस 1 3। अब हमें चाहिए इसका एडजॉइंट, तो हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन एज, इसका ट्रांसपोज 5 2 माइनस 6, 14 माइनस 7 0, माइनस 13 माइनस 1 3। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे बात समझ में आई या नहीं है, थोड़ा सा लेंदी जरूर लग रहा होगा पर काम बड़ा आसान है। थोड़ा सा लेंदी जरूर आपको लग रहा होगा पर जो काम आप देख पा रहे हैं वो मुश्किल नहीं है, वो बड़ा आसान काम है, जस्ट फॉलो करना है, पॉइंट्स को जस्ट फॉलो करना और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए अब यहां पर एक और मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं कि ये कोफैक्टर फाइंड करने का तरीका हो गया, ये मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका हो गया, ये एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इसको आप एक दूसरे तरीके से डील करना चाहें तो कैसे डील कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, कैसे 3x3 को आप सॉल्व करेंगे। आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो आप लिखेंगे यहां पर 3 4 2 3, फिर यहां से वापस यहां पर 1 3 5 1, फिर यहां से वापस यहां पर 0 2 1 0, और फिर ये आ गया 3 4 2 3। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा एडजॉइंट ए। इतनी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, क्या लिखा है मैंने, कैसे लिखा है, ये क्या लिखा और कैसे लिखा है समझ में आना चाहिए। अब देखिए 9 माइनस 4 5 5, 20 माइनस 6 14, 2 माइनस 15 माइनस 13, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 10 माइनस 7, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 6 माइनस 6, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 0 3। अब अगर हम थोड़ा सा अगर दोनों मैट्रिक्स को मैच करके देखें, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो। 5 14 माइनस 13, 2 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 6 0 3, सेम, एग्जैक्टली सेम। सो क्या किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। बोलिए बात समझ में आई या नहीं है सभी बच्चे? सभी बच्चे बताएंगे इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। आ गया समझ में? मजेदार ट्रिक है, अरे और भी बहुत मजेदार ट्रिक है, थोड़ी सी समय की कमी है। हो गया नोट? आगे बढ़े, जल्दी बोलो। ट्रिक्स बहुत सारी है मैथमेटिक्स में। अच्छा वेट करें, बहुत सारी ट्रिक्स है बेटा जिसके ऊपर हम बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन क्या एटीसी ने धोखा कर दिया हमारे साथ, सरप्राइज दे दिया, मतलब 10 दिन बाद ही एग्जाम है। तो अब हमें क्या है ना कि चीजें पढ़नी भी है। जैसे एक छोटा सा, बस एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बताता हूं। देखिए क्या हुआ, एक बार एक डिटर्मिनेंट पूछा गया था ऐसा 1 2 0 0 3 4 0 0 0 0 5 6 0 0 7 8। अब देखिए ये आपके पास में एक 4x4 का डिटर्मिनेंट है। अब इस 4x4 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ये 4x4 का जो डिटर्मिनेंट आप देख पा रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। मेथड नंबर 1, आप क्या कर दो, इसे एक्सपेंड कर दो, इसे क्या कर दो बेटा, एक्सपेंड कर दो। मेथड नंबर 2 वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया था 1 की पावर n-2 वो लगा सकते हो। अब देखिए एक और मजेदार तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। जब आपके पास इवन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो और
ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, दोनों में से कोई एक जीरो, दोनों जीरो तो मजेदार है, दोनों में से कोई एक पूरी तरह से जीरो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 6 इज -2। देखिए 40 माइनस 42 इज -2 और आंसर कितना आ गया 4। बहुत मजेदार चीजें हैं, मजेदार चीजें हैं, लेकिन मजेदार चीजों के लिए मजेदार समय नहीं है हमारे पास में। इसलिए जो फोकस्ड पॉइंट है, जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, सिर्फ उन चीजों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ये नहीं होगा तो काम चलेगा ही नहीं, उन वाले पॉइंट्स के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं चीजों को। एक बार जल्दी से बोलिए यस, तो मैं आगे लेके चलूं आपको। एडजॉइंट फाइंड कर लिया होगा सभी लोगों ने, ठीक है। सो एक एडजॉइंट फाइंड करेंगे आप लोग प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एडजॉइंट फाइंड करेंगे आप लोग प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मैट्रिक्स दे रहा हूं बी 5 1 0 3 2 4, यहां पर लिख लेते हैं 6 1 3, ऐसे लिख दिया कुछ भी। इसका एडजॉइंट फाइंड कर लीजिए बेटा जल्दी से। जल्दी से बताएं। अच्छा, आप पूरा मैट्रिक्स तो देखो, आप लिख नहीं पाएंगे, आप तो सिर्फ इतना लिख के भेजना डन कि सर हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपने नोट कर लिया चीजों को। डन। सो आप तो सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर लेना बेटा इन चीजों को। देखिए आपको क्या करना है, यहां से चालू करना है और यहीं पर वापस आना है। सो हमने क्या लिखा है यहां पर 2 1 1 2, ये बन जाएगा आपके पास 4 3 0 4। इसी तरह से यहां पर 3 6 5 3 एंड लास्ट वन इज 2 1 1 2। क्लियर। देखिए अब हम लिखेंगे डायरेक्ट यहां पर एडजॉइंट ए। अगर एडजॉइंट ए की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 6 माइनस 4 इज 2, 0 minus 3 is -3, 4 minus 0 is 4, 24 minus 9 is 15, 15 minus 0 is 15, 0 minus 20 is -20, 3 minus 12 is -9, 6 minus 5 is 1, 10 minus 3 is 7। सो ये हमारे पास में एडजॉइंट आ रहा है। आप लोग एक बार वेरीफाई करेंगे, आप सभी के पास में यही आ रहा है। आप लोग बेटा एक बार वेरीफाई करेंगे कि आप सभी के पास में भी यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपने बिल्कुल सही फाइंड किया है। उसके बाद में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में आपको बताऊंगा। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब देखिए आपके पास में एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका भी है, आपके पास में डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इनवर्स फाइंड कर सकते हो बड़ी आसानी से। जिसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, मैट्रिक्स फॉर विच ए इनवर्स exist
known as invertible मैट्रिक्स। बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो उसे क्या कहेंगे हम? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? मैट्रिक्स फॉर विच ए इनवर्स does not exist known as non-invertible मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एक होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक होती है आपके पास नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्वेश्चन है इसके सर किसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और किसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? किसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और किसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो आप इस बात को समझिए कि बेटा अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है और उसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा हो तो आप कहेंगे सर उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो हम कहेंगे सर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है वो आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए जो है बेटा वो कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और वो मैट्रिक्स जिसका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ए नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात? अब देखें यहां पर दूसरा मैट्रिक्स आता है हमारे पास में, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए आपके पास में आ रही है ये आपके पास में एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है एक ऐसी मैट्रिक्स हुई नॉन सिंगुलर है तो इसका ए इनवर्स क्या करने वाला बेटा? एग्जिस्ट करने वाला है। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है तो ये जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलने वाले बेटा? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो होप ये पॉइंट बेटा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसे इन्वर्टिबल बोलते हैं किसे इन्वर्टिबल नहीं बोलते हैं। मतलब जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ना उसका डिटर्मिनेंट तो 0 होना है तो वो कभी भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकती, वो ऑलवेज नॉन इन्वर्टिबल होगी। जल्दी से एक बार सभी बच्चे बोलेंगे डन और क्लियर लिख दीजिए अगर पॉइंट लिख भी लिया और समझ में भी आ गया हो। आपके लिख भी लिया हो बेटा और अगर समझ में भी आ गया हो। डन? अब देखिए कुछ मजेदार प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं जिसको आप लोग अच्छे से समझिए। एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड दो बेटा मुझे। बताते हैं बेटा आपको जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास में। सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं लिख भी देता हूं। ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए को हमने क्या मान रखा है बेटा यहां पर? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए बेटा अगर आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एटी इक्वल्स टू, ध्यान रखना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स।
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसके बराबर होगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए आप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। सर ऐसा क्यों? अरे भैया ध्यान से समझिए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही तो एडजॉइंट ए होता है। तो दो मैट्रिक्स ये एक दूसरे का ट्रांसपोज ही तो है, तो अगर एक दूसरे का ट्रांसपोज है तो ये मान के चलो इसके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? सेम होने वाला है। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ सी। फिर आता है बेटा आपके पास में एक रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ ये क्या होता है? देखिए रिवर्सल लॉ क्या होता है, ये बोलता है अगर आपको बोला गया है ए बी सी इसका ट्रांसपोज, तो ये होगा सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर। अगर आपको बोला गया है ए बी सी का इनवर्स, तो ये सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स के बराबर होगा। अगर आपको बोला गया हो एडजॉइंट ऑफ ए बी एंड सी, तो ये किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। क्लियर है? अब इसी तरह से एक और ऑपरेशन होता है ए बी सी का ट्रांजुगेट। इसका मतलब होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ट्रांजुगेट, बाद में बताऊंगा क्या होता है। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है सी थीटा, बी थीटा एंड ए थीटा के बराबर होता है। ट्रांजुगेट पर चर्चा बाद में करेंगे, बताएंगे इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। सभी बच्चे बोलेंगे इसे रिवर्सल लॉ बोलते हैं बेटा, जल्दी से देख लीजिए। ट्रांजुगेट पर अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद अलग से, ट्रांजुगेट पे हम लोग थोड़ी देर बाद अलग से चर्चा करेंगे, है ना। अब देख लीजिए, मान लीजिए कहां लिखे, अगली स्लाइड पे लिख देता हूं। मान लीजिए आपको बोल दिया गया हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो हम कहेंगे सर ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ सी के बराबर होगा। अब जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ऑलवेज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एन यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बताता है। बहुत सी बार वो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सी एडजॉइंट मैट्रिक्स दे देता है और उसके बाद में मैट्रिक्स दे देता है, उसके बाद में बोलता है कि इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, फिर एडजॉइंट फाइंड करने के बाद में क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है, उलझ जाओगे आप उसमें। आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब किसी मैट्रिक्स अगर दो बार एडजॉइंट लिया जाएगा तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। अगर वो बोल देता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कितनी बार एडजॉइंट लिया गया है यहां पर? के टाइम्स एडजॉइंट लिया गया है। तो ये बन जाएगा आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन की पावर की। तो पहली प्रॉपर्टी में के की वैल्यू 1 थी, इस बार आपके पास में नंबर ऑफ टाइम्स एडजॉइंट लिया गया, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। एक बार सभी बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बोल दीजिए इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी बच्चे बेटा जल्दी से, है ना। चलिए अगर इतना क्लियर हो गया तो एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोला गया हो एडजॉइंट ए
एक बार एडजॉइंट ए फाइंड करना तो मैंने आपको सिखा दिया। अगर 2 बार एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए वो बोलता है तो आप लिखेंगे यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2। ये आपको क्या बता देगा बेसिकली, दूसरी बार जब एडजॉइंट लेना हो तो किस तरीके से लेना है। क्लियर? आप चाहे तो दूसरी बार एडजॉइंट लेने के लिए भी वही ट्रिक यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको बोला जाए i मल्टीप्लाई बाय ए या a मल्टीप्लाई बाय आई, तो ऑलवेज रिमेंबर इक्वल्स टू आई होता है ये। अगर आपको बोला जाए a इनवर्स या फिर बोला जाए a इनवर्स a इक्वल्स टू आई होता है, हमेशा ध्यान रखना है चीज। जल्दी से बोलेंगे बेटा, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए? ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ये जो मैंने यहां पर बताया है, ये जो इससे पहले बताया है, ये जो यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये ऑपरेशंस सीखने के बाद में अब जो हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आएगा बेटा वो क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को 2 तरीके से फाइंड किया जाता है और मैं दोनों मेथड्स आपको बताने वाला हूं। लास्ट स्लाइड, ओके बेटा, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप डन लिख के भेजेंगे। नोट करने के बाद में अगर कोई और स्लाइड भी रह गई है तो आप लोग बोल सकते हैं। डन, बढ़े आगे। चलिए बेटा, बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैं पहली अप्रोच आपको सिखाता हूं। कैसे बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स को? तो यहां पर दिया जाएगा ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड नॉन जीरो माइनर is known as rank of matrix is known as rank of matrix। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। अगर अच्छे से समझे ना तो रैंक की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट इस कैसे फाइंड किया जाता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज नॉन एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि सर हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है और ये है 1 2 5 0 3 7 4 0 3 9 1 8। लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 4 है। हमने कहा कि सर यहां पर इस मैट्रिक्स की मुझे रैंक फाइंड करनी है और अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं बेटा रैंक, तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट क्या है कि मैं यहां पर सबसे बड़ा माइनर सेलेक्ट करूं। देखिए, माइनर आप स्क्वायर लेंगे, ध्यान रखना स्क्वायर माइनर की बात हो रही है। जनरली जो स्क्वायर होगा वही माइनर कंसीडर किया जाएगा आपका यहां पर। सो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर माइनर की, तो सबसे बड़ा माइनर जो है क्या 4 क्रॉस 4 का हो सकता है? सभी बच्चे बताएंगे क्या 4 क्रॉस 4 का माइनर यहां पर हो सकता है? क्या 4 क्रॉस 4 का माइनर बेटा यहां पर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए की जो मैक्सिमम रैंक है ना वो 3 हो सकती है या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकती है 3 हो सकती है। तो हमने कहा सर हम क्या करेंगे फिर ऐसे में? देखिए, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको यहां पर सबसे पहले एक 3 क्रॉस 3 का माइनर लेना है, ये वाला, और इसको सॉल्व करना है। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है तो आप कहेंगे सर रैंक 3 है। हमने कहा सर अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो फिर बेटा दूसरा 3 क्रॉस 3 का माइनर ले लो। हमने कहा सर ये भी 0 हो गया तो फिर नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 का माइनर ले लो। ये 2 कॉलम और ये आखिरी कॉलम। ये भी 0 हो गया तो हमने कहा फिर नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 का माइनर ले लो। कौन कौन सा? 1 और ये 2।
आपने कहा सर ये भी 0 हो गया, तो बेटा अगर सारे 3 क्रॉस 3 के माइनर 0 हो जाते हैं तब आप इस कंक्लूजन पे आएंगे कि रैंक 3 नहीं है, रैंक यहां पर 3 से भी कम हो सकती है। तो हमने कहा फिर 3 नहीं है तो रैंक 2 होगी, तो फिर हम 2 क्रॉस 2 के सारे माइनर चेक करेंगे और सारे माइनर चेक करके हम इस कंक्लूजन पर आएंगे अगर कोई एक भी माइनर नॉन जीरो है तो रैंक 2 है, अगर सारे माइनर 0 है तो फिर क्या होने वाला है, रैंक 1 होने वाली है। फिर हम 1 क्रॉस 1 मतलब हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, अगर सारे एलिमेंट आपके पास में 0 हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स की रैंक 1 से कम यानी कि 0 होने वाली है, और ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है नल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बेटा आप, नल मैट्रिक्स। तो यहां से जो कंक्लूजन आ रहे हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले फॉर ए m क्रॉस n मैट्रिक्स, a m क्रॉस n मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम बिटवीन m कॉमा n, इन दोनों में से जो भी, और मैक्सिमम कहां से, मिनिमम, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा या तो उसके बराबर होगी रैंक या फिर रैंक उससे भी कम होने वाली, या तो रैंक बेटा उसके बराबर होगी या फिर रैंक क्या होने वाली है, उससे भी कम होने वाली है। ये a m क्रॉस n के लिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैट्रिक्स आपको दी गई है और उस मैट्रिक्स की रैंक 0 है, इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स है, मतलब उसका हर एक एलिमेंट 0 होने वाला, तो आप क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। नल मैट्रिक्स की जो रैंक होगी बेटा वो क्या होने वाली है, हमेशा 0 होने वाली है। अब आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट है जो समझने का, अगर आप समझ जाएंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा एक बार के लिए। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है जो कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है डेफिनेटली, अगर इस मैट्रिक्स के लिए मैं बोलता हूं डिटर्मिनेंट 0 है तो इस मैट्रिक्स को बोला जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं जिसका हाईएस्ट ऑर्डर्ड माइनर जो होता है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, अगर वो 0 है तो इसका मतलब उसकी रैंक जो है हमेशा 3 से कम रहेगी। मतलब जितनी भी सिंगुलर मैट्रिक्स होने वाली है उनकी रैंक हमेशा उनके ऑर्डर से क्या होती है बेटा, कम होती है। रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन इट्स ऑर्डर, हमेशा उसके ऑर्डर से क्या होने वाली है, लेस देन होने वाले सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ये पॉइंट बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार सभी बच्चे जल्दी से बोलेंगे यस और नो। तो सर नॉन सिंगुलर हुआ तो, अरे भैया नॉन सिंगुलर हुआ तो कितना अच्छा पॉइंट हो गया, नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज always equals to its order, उसके ऑर्डर के बराबर रैंक होने वाली है, उसके ऑर्डर के बराबर रैंक होने वाली है। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताएंगे बेटा सभी बच्चे, नहीं समझ में आई तो मैं एग्जांपल देके और डिटेल में समझाऊं, और अगर समझ में आ गई तो फिर अननेसेसरी क्यों ही हम समय खराब करें। अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रैंक ऑफ ए, ऑलवेज रिमेंबर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ एटी एंड रैंक ऑफ एटी एंड रैंक ऑफ एटीए, ये हमेशा बराबर होती है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको दिया गया ए बी और इसकी रैंक की चर्चा हो रही है तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, दोनों में से जिसकी भी रैंक छोटी होगी या तो ये उसके बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। नेक्स्ट, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड किया गया ए प्लस बी तो ऑलवेज रिमेंबर रैंक जो होने वाली है आपके पास में वो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी या तो इसके बराबर होगी या फिर इससे कम होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभार एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर क्लियर नहीं होती है तो मैं एग्जांपल देके भी इस बात को बता सकता हूं, पर टू बी वेरी फ्रैंक जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होती है वहां पर मैं अपने आप एग्जांपल दे देता हूं। एक बार जल्दी से बोल दीजिए अगर क्लियर हो गया हो तो। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूं।
देखिए, इफ all the rows or columns are proportional to 3, 2, 4, 6, 1 कॉलम्स है, सारे के सारे प्रोपोर्शनल है, पहला और दूसरा आइडेंटिकल है और तीसरा प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पर अगर 3x3 चेक करेंगे ना, जितने भी माइनर है 3x3 के, एक ही है वो 0 आएगा। 2x2 भी चेक करेंगे ना, जितने भी है वो भी क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। लेकिन 1x1 देखेंगे तो एलिमेंट्स तो 0 नहीं है ना, एलिमेंट्स तो आपके पास नॉन जीरो है। अगर एलिमेंट्स बेटा नॉन जीरो है तो आप कहेंगे सर इसकी जो रैंक होने वाली है वो कितनी होने वाली है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। एक बार जल्दी से बताएंगे बेटा ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं सभी बच्चे। अब एक 3 मिनट का टास्क देता हूं आपको, एक 3 मिनट का टास्क देता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग पूरा कर लेंगे उसे। ये आपके पास में मैट्रिक्स ए है, 1 2 4 0 3 5 1 4 3। हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स ए है, मुझे फाइंड करना है यहां पर रैंक ऑफ एडजॉइंट ए। चलिए बेटा सभी बच्चे इसको फाइंड करेंगे और कोई जल्दबाजी में ऐसा रैंडमली कुछ भी आंसर नहीं बताएंगे। आप सभी लोग यहां पर सोच समझ के एक आंसर बताएंगे। तो देखिए मैंने ये आपको पूरा समय दिया है यहां पर, कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसा नहीं तुक्का बुक्का नहीं लगाना। राजेश बता रहे हैं 3। सो देखिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, शिवानी भी 3 बता रही है। अगर मैं बात करूं यहां पर ए, अगर ए आपके लिए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो कि मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रही होगी नॉन सिंगुलर, है ना, तो एडजॉइंट ए ये भी कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा। कैसे होगा सर, क्योंकि आप देखिए अभी भी आपने लिखा था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1। अगर ये नॉन जीरो है तो ऑफकोर्स ये भी तो नॉन जीरो आएगा ना, इसकी पावर जो भी आ रही है कुछ भी पावर करने से ये तो जीरो होने से रहा। सो अगर ये नॉन जीरो तो ऑफकोर्स ये भी नॉन जीरो रहेगा। तो अगर ए की रैंक एन है तो ऑलवेज रिमेंबर एडजॉइंट ए की रैंक भी क्या होने वाली है, एन। एडजॉइंट ए की रैंक भी क्या होने वाली है, एन। ये बात समझ में आई या नहीं है? सो आप क्या बोलेंगे, इफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से लिखो, इफ rank of n cross n square matrix is A, then rank of adjoint A is also equals to A, equals to n, also equals to n।
इफ रैंक ऑफ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स इज n, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट A इज ऑल्सो इक्वल्स टू n। ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स जिसकी रैंक n है तो उसके एडजॉइंट की रैंक भी क्या होने वाली है, n। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? है ना। अब यहां से बच्चे गलत मीनिंग ले लेते हैं इसके। अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और इसकी रैंक 3 है तो एडजॉइंट की रैंक 3 होगी। अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, उसकी रैंक 2 है तो एडजॉइंट की रैंक 2 नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। देखो, अगर एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 1 2 5 0 1 3 2 4 10, हमने कहा सर देखिए इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 0। मतलब 3 क्रॉस 3 का जो हाईएस्ट माइनर था वो तो 0 हो गया। वो कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो 3 तो नहीं है, 3 से कम है। तो अब हमने बोला 2 क्रॉस 2 चेक कर लो, तो पहला 2 क्रॉस 2 लिया और ये नॉन जीरो आ गया। तो हमने बोला 2 क्रॉस 2 के जो माइनर है उसमें आपको नॉन जीरो माइनर मिल गया, और नॉन जीरो माइनर अगर मिल गया तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना है बेटा, आपके पास में 2 है। रैंक ऑफ ए जो आप देख पा रहे हैं वो कितना है आपके पास में, 2 है। इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो अब हमने क्या किया बेटा, यहां पर अब हमने इसको मॉडिफाइड किया। हमने कहा एक काम करते हैं, इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 1 4 2 1 3 10 5 3 0 2 1 0 1 4 2 1। तो हमने यहां पर एडजॉइंट ए फाइंड किया। हमने यहां पर एडजॉइंट ए फाइंड किया, और जब एडजॉइंट ए हमने फाइंड किया तो देखिए कैसे फाइंड कर रहे हैं हम लोग, 10 माइनस 12 तो कितना आ गया आपके पास में, -2। 20 माइनस 20 कितना आ गया बेटा आपके पास, 0। 6 माइनस 5 कितना आ गया बेटा, 1। 6 माइनस 0 कितना आ गया, 6। 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0। 0 माइनस 3 कितना आ गया, -3। 0 माइनस 2 कितना आ गया, -2। 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0। 1 माइनस 0 कितना आ गया। ये हमारे पास में एडजॉइंट ए आ रहा है। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखना बेटा सभी बच्चे, ये तो 0 है, ये देखिए ये इसके प्रोपोर्शनल है। इसको जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा ना। तो आप क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स है सारे के सारे प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी कंडीशन में इस मैट्रिक्स की रैंक होनी चाहिए 1। इसकी रैंक कितनी बेटा, 1। तो आपने कहा कि अगर ए जिसकी रैंक n-2 आ रही है, ये कितनी रैंक है बेटा, n-1 सॉरी, तो इसके एडजॉइंट की रैंक कितनी आ रही है, 1। तो यहां से जो बेसिक रूल बन रहा है वो रूल क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। सर यहां से जो बेसिक रूल दिया जाएगा वो रूल दिया जाएगा कैसे, देखिए यहां पर तो हम कहेंगे इफ रैंक ऑफ n क्रॉस n, रैंक ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स कैपिटल A is n-1, then adjoint, then rank of adjoint A will be 1। एडजॉइंट ए की जो रैंक होने वाली है वो कितनी होने वाली है बेटा, 1 होने वाली है। एडजॉइंट ए की जो रैंक है वो कितनी होने वाली है, 1 हमेशा। मतलब अगर 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, उसकी रैंक अगर 4 है, मतलब 5 माइनस 1, तो ऑलवेज रिमेंबर उसके एडजॉइंट की रैंक 1 आने वाली है। जल्दी से बोलिए बेटा ये बात समझ में आई या नहीं है। अगर n है रैंक तो एडजॉइंट की रैंक भी n, लेकिन अगर n-1 है तो रैंक हमेशा 1 आएगी। क्लियर है? हाँ बेटा बाकी बच्चे बताएंगे क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा क्लियर है।
ठीक है, अगर कुछ नोट नहीं कर पाओ तो बोल देना ना, क्योंकि आप लोग बड़ी फुर्ती से मेरे साथ ही लिख रहे हो, तो फिर मैं नोट करने के लिए इसलिए वेट नहीं कर रहा हूं। अब इसी तरीके से बच्चे अगर हम लोग यहां पर एक और मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, लेट्स से सपोज मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6 1 2 3। सो अगेन आप कहेंगे सर ये एक मैट्रिक्स ए है पर इसकी रैंक कितनी होने वाली है 1। इसकी रैंक 1 होने का कारण क्या है? इसकी रैंक 1 होने का कारण यह है कि ऑल दी रोज आर प्रोपोर्शनल्स और आइडेंटिकल, सो रैंक विल बी 1। सो ऐसी कंडीशन में आप इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा? 4 2 2 4 6 3 3 6 2 1 1 2 4 2 2 4, ये है हमारे पास में, है ना। अब हम इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। सो अगर मैं लिखता हूं इसका एडजॉइंट ए, सो एडजॉइंट ए कैसे लिखा जाएगा? 12 माइनस 12 0, देखिए बेटा 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 12 0, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0। मतलब दिस विल बी एन नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और बेटा अगर नल मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक होने वाली है, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए, ये कितनी होने वाली है आपके पास में? 0। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, इफ रैंक ऑफ an n cross n matrix A is n minus 2 or less than n minus 2, then rank of adjoint A, rank of adjoint A will be 0, will be 0। तो adjoint A की जो रैंक है वो क्या होने वाली है बेटा? 0 होने वाली है। बताएं ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे बताएंगे बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, सो ये पहली अप्रोच है बेटा, रैंक फाइंड करने की ये पहली अप्रोच है। कहां गई, कहां लिखा था हमने? ये स्टेटमेंट जो है ये पहली अप्रोच है रैंक फाइंड करने की। अब दूसरी अप्रोच बता रहा हूं जिसको बोलते हैं इक्वलन फॉर्म। इक्वलन फॉर्म, सो पहला पॉइंट इक्वलन फॉर्म क्या होता है? देखिए बेटा इक्वलन फॉर्म क्या होता है? इफ नंबर ऑफ zeros before non-zero elements are less than as compare
to next row, then this form of matrix is known as echelon form of matrix. Echelon form of मैट्रिक्स. क्या मतलब है सर? एक मैट्रिक्स ए अगर दिया गया है, ये है 1 2 3 0 5 7 0 0 3. हमने कहा सर यहां पर एक भी जीरो नहीं है, यहां पर एक जीरो है, यहां पर 2 जीरो है. तो देखिए नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज कर रहे हैं ना. इसमें जितने जीरो है ये आपके पास लेस देन है इसके जीरो से, है ना. इसमें जितने जीरो है वो लेस देन है इससे. तो आप कहेंगे सर ये जो आपके पास में फॉर्म आ रही है ये इक्लन फॉर्म है. इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इक्लन फॉर्म. इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. अगर ये इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, अगर बेटा ये आपके पास में इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसमें रैंक कैसे फाइंड करते हैं? इसमें रैंक फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए रैंक इन इक्लन फॉर्म, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स इन इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज कंसिडर एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स. रैंक ऑफ मैट्रिक्स. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलने वाला है. तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का सीधा सा मतलब यही है, इक्लन फॉर्म में जितने भी नॉन जीरो रोज है उसी को क्या बोला जाएगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स. अब ये नॉन जीरो रोज या जीरो रोज आती कैसे है? देखिए नॉन जीरो रोज या जीरो रोज के लिए आपको यूज करना पड़ता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, नोट करके, जो अभी तक आपने लिखा नहीं है ध्यान रखना. एलिमेंट्री रो operations do not alter the rank of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का रैंक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो बदलते नहीं है. देखिए बहुत सी बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैट्रिक्स बदलती है कि नहीं बदलती, सर डिटर्मिनेंट बदलता है कि नहीं बदलता, रैंक बदलती है कि नहीं बदलती. क्लियरली लिखा हुआ है ओनली रैंक चेंज नहीं होगी, डिटर्मिनेंट बदल सकता है बेटा. डिटर्मिनेंट जो है वो आपका बदल सकता है. लेकिन अब समस्या ये है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ा सबने, याद कितनों को है? एक बार आप बताएंगे किस किस को याद है? जिसको याद नहीं है वो नो लिखेगा, जिसको याद है वो यस लिखेगा. राजेश को याद है, शिवानी को याद है, और जिसको नहीं याद है वो नो भी लिख सकता है भाई. नेहा को भी याद है, सभी को याद है, सब पढ़ने लिखने वाले हो. अच्छा आप लोगों का ब्रांच कौन कौन सा है? ब्रांच तो बताओ एक बार, आप लोगों का ब्रांच कौन कौन सा है? इलेक्ट्रिकल वालों का मैथ्स तो वैसे अच्छा होता है. कौशल कुमार, राजेश मैकेनिकल, कौशल मैकेनिकल, शिवानी इलेक्ट्रिकल. चलिए ठीक है, ठीक है. आई होप आपको याद हो गई सारी चीजें. चलिए याद है तो बहुत अच्छी बात है. मैं आपको बताता हूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं. सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसका डिटर्मिनेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, क्या चेंज हम करें जिससे कि डिटर्मिनेंट सेम रहे? तो पहला ऑपरेशन देखेंगे आप ध्यान से. किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से रिप्लेस कर दो, और जब ऐसा इंटरचेंज आप करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा. साइन चेंजेस. बेटा अगर साइन बदला
तो हम बोलेंगे आप पहले ही मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। ये जो रोल बता रहा हूं ना, डिटर्मिनेंट में रोल होता है बेटा। डिटर्मिनेंट में जो रोल मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, जब आप रो इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। हमने किसी कारण से रो इंटरचेंज किया होगा, लेकिन सॉल्व तो वही डिटर्मिनेंट करना है ना जो पहले दिया गया। अरे बेटा यहां देखो, ये 0 1 2 दिया है, मैंने कहा ऑल्टरनेट मेथड लगाओ, आप कहोगे सर 1 डिवाइडेड बाय, आपने कहा था 1 डिवाइडेड बाय a11 की पावर, डिनोमिनेटर में 0 कैसे लेके जाए? तो आपने दो रो को इंटरचेंज कर दिया, दो रो को इंटरचेंज कर दिया तो वो डिटर्मिनेंट बदल गया ना, लेकिन हमें तो वही डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप क्या करते हैं, दो रो का इंटरचेंज करते ही आपको समझ में आ गया फाइनल आंसर बदल जाएगा, तो आप पहले ही इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो या सुनो, बात समझ में आई कि नहीं आई? उसको सेम रखने के लिए आप पहले ही क्या कर देंगे, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा ऑपरेशन देखेंगे बेटा। अरे चल काहे नहीं रहा ये। हाँ, अगर आप एक रो आर आई को इंटरचेंज कर देते हैं k टाइम्स ऑफ आर आई, है ना, तो ऐसे कंडीशन में उस पूरे डिटर्मिनेंट में से वो k बाहर आ सकता है। ऐसे कंडीशन में वो पूरे डिटर्मिनेंट में से k बाहर आ सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स विल बी k टाइम्स। तो आप क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई विद 1/k। सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा दूसरा ऑपरेशन क्लियर हुआ? दूसरा ऑपरेशन आपको क्लियर हुआ? जल्दी से बताएंगे। उसके बाद मैं तीसरे ऑपरेशन की बात करता हूं। दूसरा ऑपरेशन आपको क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। तीसरा ऑपरेशन देखिए, आर आई इज आर आई प्लस K1 आर जे प्लस K2 आर J2, मतलब दो अलग अलग रो है, J1 प्लस J2। तो अगर ऐसे आप ऐड करते हैं, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो हमें कोई चेंज करना भी नहीं पड़ेगा। 4 नंबर देखिए बेटा, आर आई इज रिप्लेस्ड बाय K1 आर आई प्लस K2 आर जे। ध्यान रखना इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से K1 टाइम्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट। K1 टाइम्स मल्टीप्लाई विद 1/K1। देखिए यहां पर एक मजेदार सा हमें डिटर्मिनेंट ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देखने को मिला, वो है ये। इसको लगाने से डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा इसी ऑपरेशन को हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा ना, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस 2R2, R1 माइनस 3R1। इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसका कोई असर ही नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट पर भी। रैंक पर तो किसी का नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट पे भी असर नहीं पड़ रहा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इसी को यूज कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तब भी इसके ऊपर जोर देते हैं, और कहीं और भी अगर जरूरत पड़े तो इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बाकी रैंक में तो सब यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ज्यादातर हम इसी को यूज करते हैं। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखे हैं बेटा, सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं, क्लियर है, लेकिन हमने रो ऑपरेशंस लिखे हैं। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो देखिए बेटा यहां पर अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे ये ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं। लेट सपोज अगर मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, तो ये आपके पास में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है। और ये जो प्रीवियस स्लाइड, ओके 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 लिख लीजिए, प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड, ये वाला लिख लो बेटा, ये लिख लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं।
आपके पास में। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये जो एलिमेंट आप यहां पर देख रहे हैं इसको सबसे पहले 0 बनाना होता है। देखना, ध्यान से देखना, सबसे पहले आप इसको 0 बनाएंगे। इसको आपने लिखा 1 नंबर, आपको क्या करना है बेटा, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के बाद में बेटा आप टारगेट करेंगे इसे, यह आपका 2 नंबर का टारगेट होगा। और उसके बाद में आप टारगेट करेंगे 3 नंबर इसे। और कैसे 0 बनाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल को कंप्लीटली सॉल्व करता हूं जिससे कि आपको ये कहानी समझ में आए। तो अगर मेरे पास एक बेहतर एग्जांपल अवेलेबल है उसको मैं यूज करूंगा तो आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ये एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये मैट्रिक्स हमें दी गई है, मैट्रिक्स ए, -1 2 3 5 2 -5 -8 -12 3 1 5 -1 -2 2 2 6। ये हमने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कंसीडर किया है जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ताकि हम इसको सॉल्व कर सके अच्छे से। तो अब अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बेटा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं 5, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको 0 बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, बी केयरफुल। हमने कहा सर सबसे पहले मैं एक ऑपरेशन लगा सकता हूं, R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 प्लस 5R1। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे इज इट ओके सर, क्या यही ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई और भी लगा सकते हैं? कोई और भी लगा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ऑपरेशन लग रहा है वो आप लगाओ। मैंने इसको चूज किया, आप हो सकता है कोई और चूज करे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि मुझे एक स्टेप ज्यादा लगे, आपको एक स्टेप कम लगे, हो सकता है कि आपको एक स्टेप ज्यादा लगे, मुझे एक स्टेप कम लगे। अभी कॉलम वाला नहीं। देखिए बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है, कॉलम वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। छोटा सा आइडिया देता हूं उसके बाद में राजेश आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि जब रैंक फाइंड करते हैं ना तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स से जब चले जाते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं लीनियर एल्जेब्रा। बहुत सारे बच्चों को फर्क ही नहीं पता व्हाट इज लीनियर एल्जेब्रा और क्या मैट्रिक्स में क्या फर्क है, दोनों अलग अलग होता है। इसमें सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन Ax बराबर b को। यहां पर ओनली एंड ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज होते हैं, यहां पर यूज करो। पर यहां पर भी यूज करने के लिए बोला जाता है कि दोनों को एक साथ मत लगाओ, एक साथ लगाओगे तो गलती हो जाएगी। तो हमने कहा कि यार इस कंफ्यूजन को साइड में करने के लिए हम सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन लगा सकते हैं कॉलम भी है, ध्यान रखना, लेकिन सेम टाइम पर नहीं बेटा, सेम टाइम पर बिल्कुल नहीं। राजेश इज इट क्लियर? जैसे ये ऑपरेशन लगा दिया, एक नई मैट्रिक्स आ गई, उसमें अगर कॉलम लगाना तो लगा लो, टेक्निकली गलत नहीं होगा, पर ऐसे रैंडमली कुछ भी मत लगाना। जैसा मैं आगे लेके चल रहा हूं वैसे आगे चलिए। तो ये 0 हो जाएगा ना, अब इसको 0 बनाना है तो हमने यहीं पर लिख दिया R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस 3R1। ये 0 होने के बाद इसको 0 बना लो, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस 2R1। देखिए इतने प्यारे और इतने अच्छे ऑपरेशंस क्यों लगे, क्योंकि यहां पर 1 और -1 मिल गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अगर 1 और -1 मिल रहा है ना तो वो बेस्ट है। जैसे अगर यहां 1 होता है, यहां 1 होता है तो आप क्या करते हैं, यहां कोई और नंबर होता है तो आप उन रोज को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज, और यहां पर 1 और -1 को पहुंचा दो। जैसे इतना काम कर दोगे ना तो ये ऑपरेशंस आसान से दिखेंगे, अदरवाइज ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होने लग जाते हैं। तो हमने कहा सर यहां से जो मैट्रिक्स हमारे पास में आ रही है वो मैट्रिक्स देखिए कैसी आ रही है। 5 प्लस 5 इज 0, -12 प्लस 10 is -2, -1 plus 15 is 14, 6 minus 10 is -4.
तो ये हो गया 0 -2 14 -4। क्लियर? अब उसके बाद में आ रहा है हमारे पास में 3 और ये आ रहा -1, तो +3 और ये आ गया बेटा आपके पास में +3 -3, तो ये कितना हो जाएगा 0। -8 और ये कितना आ रहा है आपके पास में +6, तो ये आ गया -2। 5 + 9 ये कितना आ गया आपके पास में 14। 2 - 6 कितना आ गया -4। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, 2 + 2 0, -5 + 4 -1, 1 + 6 7, 2 - 4 -2, -1 2 3 -2। सो अब हम यहां पर नेक्स्ट लेवल ऑपरेशंस लगाएंगे। इतना मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो अब देखिए, अब नेक्स्ट ये तो 0 हो गया ना, अब इसको 0 बनाना है। इसको अगर 0 बनाना है तो आप ऑपरेशन लगाएंगे R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस, ये -1 है -2। इसको काम में मत लेना, अगर बेटा इसको काम में लोगे तो ये 0 भी क्या हो जाएगा, नॉन 0 हो जाएगा, तो इसको काम में लो। R4 इज रिप्लेस्ड बाय ट्वाइस ऑफ R2। जैसे ही ऐसा आप काम करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, ये 0, ये भी 0, 14 - 14 0, -4 ऊपर क्या आ रहा है आपके पास +4, ये भी कितना हो गया 0। ठीक है इतनी बात। अब देखिए नेक्स्ट, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस अगेन ट्वाइस ऑफ R2। क्लियर? ऐसा करने से ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, 0 -1 7 -2, -1 2 3 -2। देखिए अब कोई 0 नहीं हो पा रहा, अब कोई भी 0 नहीं हो पाएगा, अब ये 0 बन नहीं सकता। अब बच्चा क्या करेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेगा। मैं बोल रहा हूं इतना करने की जरूरत क्या, अगर यहां तक आप पहुंच गए हो तो इसका मतलब रैंक 2 से ज्यादा तो नहीं है, या तो रैंक 2 है और ज्यादा से ज्यादा अगर ये भी पूरा 0 हो गया तो रैंक 1 हो जाएगी। तो हमने कहा अब कॉलम वॉलम के चक्कर में मत फंसो, आप सिंपल सा यहां पर इतना तो पता चल गया 2 से ज्यादा नहीं है, तो आप 2 × 2 का एक माइनर ले लो और उसको सॉल्व करके देख लो, वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो फाइंड किया ना रैंक A = 2, ये बिल्कुल सही है। कॉलम वॉलम के चक्कर में मत फंसो अननेसेसरी, डायरेक्टली वहां से 2 × 2 सॉल्व कर लो। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक कितनी होगी 2। लेकिन अगर यहां से 2 × 2 0 आ गया और सारे 2 × 2 0 आ रहे, इसका मतलब अभी गड़बड़ हो रहा है, अभी इनकम्प्लीट है। पर ऐसा कभी होगा नहीं, जैसा सिस्टमैटिकली मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे आप चलोगे तो ऐसा कोई गलती आप करोगे नहीं। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई आप फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन ट्राई करोगे बेटा? चलो तो फिर लिखवाएं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखवाता हूं बेटा, ये देखो 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5। चलिए सर, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए 0 होगा ना लास्ट केस में? हाँ बिल्कुल, फाइंड करके देख लेना राजेश, बिल्कुल सही बोल रहे हो। n-2 है ना उसकी रैंक इस वजह से, लेकिन उसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको कन्वेंशनल मेथड से कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट मिलेगा।
ट्रिक मैंने बता दी है, पर डिटर्मिनेंट वगैरह के लिए ज्यादातर देखिए आपके एग्जाम में 3x3 पर फोकस्ड रहेगा, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए मुझे अच्छा क्वेश्चन लेना है। अब आपने इंजीनियरिंग की है तो आप 4x4 से घबरा तो बिल्कुल नहीं सकते। अगर 3x3 कराऊंगा तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि हमने कुछ सीखा है। और वहां पर अगर बाई मिस्टेक, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि 4x4 नहीं आएगा, पर अगर बाई मिस्टेक आ गया क्वेश्चन तो फिर आप घबरा जाएंगे वहां पर, इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे। फाइंड कीजिए और बताएं क्या मिल रहा है। राजेश बता रहा रैंक 2 मिल रहा है। राजेश ने बता दिया रैंक 2 मिल रहा है। शिवानी अगेन रैंक 2, कौशल भी रैंक 2। चलिए देखते हैं बेटा आपने क्या किया होगा। आपने सबसे पहले एक ऑपरेशन ढूंढा होगा इसको जीरो करने के लिए, तो आप डायरेक्टली दिस माइनस दिस कर सकते हो। एक ऑपरेशन R4 इज रिप्लेस बाय R4 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1। लेकिन एक और इसमें बेहतर ऑपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसा अगर हम लोग कर देते हैं, ऐसा अगर हम लोग कर देते हैं तो देखिए ये हो गया 0 0 0 0। ध्यान से देखिए सब जीरो हो रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। क्लियर है? और बाकी जितना भी है उसको एज इट इज लिख दो। 1 2 3 2 4 2 3 3 1 0 2 3। क्लियर? इतनी बात। सो इतनी बात अगर क्लियर हो गई बेटा, इतनी बात अगर क्लियर हो गई आपकी, तो अब हम इसको जीरो करने जाएंगे। इसको अगर जीरो करना है तो अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, पर कोई खास फायदा हो नहीं रहा। कर सकते हो पर कोई खास फायदा हो नहीं रहा। तो अब हम अपना सिंपल जो तरीका है उसी से, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 3R1 और R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। जैसे ये काम करेंगे देखिए बेटा 0 0 0 0। यहां पर देखिए 3 से माइनस करेंगे तो बेटा 0, 2 माइनस 6 इज माइनस 4, 1 माइनस 9 इज माइनस 8, 3 माइनस 0 इज 3, 2 माइनस 2 इज 0, 4 माइनस 4 इज 0, 3 माइनस 6 इज माइनस 3, 2 माइनस 0 इज 2, 1 2 3 0। हमने इंटरचेंज किया R2 को R3 से, तो ये बन गया हमारे पास में 0 0 0 0। ये बन गया हमारे पास में 0 0 माइनस 3 2, 0 माइनस 4 माइनस 8 3, 1 2 3 0। क्लियर इतनी बात? सो ये इक्विवेलेंट फॉर्म तैयार हो चुकी है। देखिए इसमें 1 0, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इससे ज्यादा जीरो बन नहीं सकते। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इस मैट्रिक्स के लिए, तो इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3 आ रही है, ना कि 2। अब 2 आप कैसे लेके आए, ये थोड़ी समस्या पर है। क्या आपने 2 रो को 0 कर दिया था? देखिए और 0 हो रहा है क्या यहां पर? अरे अभी जब तुम लोग 2 2 बोल रहे थे तब तो सभी 2 2 2 आंसर भी आ रहा था।
बात समझ में आई? एक बार सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया नहीं आया? हाँ, एक ही रो 0 होगा तो रैंक कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। हाँ, तो तुमको लगा होगा ये सब 2 लिख रहे हैं और हमारा 3 कैसे आ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पर पॉइंट इज कि आपको ये कहानी जो है किस तरीके से सॉल्व करना है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए बेटा। सो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो मैट्रिक्स है और जो लीनियर अलजेब्रा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप जो पढ़ते हैं उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, प्लस रैंक है, प्लस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, प्लस आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर है। लेकिन जो एटीसी की मैथमेटिक्स है ये आपकी 12th लेवल वाला पोर्शन है प्लस थोड़ा सा एडवांस। तो इसके अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन है सिलेबस में, सिर्फ ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन जो आज मैंने अभी यहां पर बताया सिर्फ इतना सा पोर्शन। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं सर मुझे तो ये पूरा पढ़ना है, तो YouTube के ऊपर इसके लिए मैंने अलग से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रखा है, उसके अंदर ये पूरा पोर्शन पढ़ाया हुआ है। लेकिन एटीसी के लिए आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ इन 2 पार्ट पर करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं तो यहां पर भी ये सब पढ़ा दूंगा, लेकिन समय को समझिए, ये यहां का पोर्शन नहीं है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन है और उसने सिर्फ मैथमेटिक्स 12th प्लस लिटिल बिट एडवांस, मतलब सिर्फ ये 2 पोर्शन के लिए बोला है। बोले बेटा अगर आप कहेंगे मुझे कोई इश्यू नहीं है, वैसे मैंने ये यूट्यूब पर अलग से पढ़ा रखा है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हिस्सा है। सो ये चुन चुन के हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कैलकुलस भी पढ़ेंगे ना तो उसमें सिंगल वेरिएबल ही पढ़ना है, सिर्फ डबल वेरिएबल नहीं पढ़ना है। अगर डबल वेरिएबल आप करने जाएंगे तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में घुस रहे हैं। नहीं, आइगन वैल्यूज भी नहीं है, पर एक क्वेश्चन में उसका थोड़ा सा यूज है जो मैं आपको बता दूंगा अलग से। लेकिन अगर फिर भी बेटा ऐसा नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं अगर आपको पढ़ना है तो मैंने पूरा पढ़ा रखा डिटेल में, बस यही चैप्टर पढ़ा रखा है, सारा नहीं पढ़ा रखा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 आकाश, वही मैं बोल रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं कि कुछ पोर्शन इसका है आइगन वैल्यूज का जिसमें उसका नाम यूज हुआ है, तो सेलेक्टेड पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, वो सेलेक्टेड पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप कहेंगे नहीं सर आप तो पूरा डिटेल में पढ़ा दो, मुझे कोई इश्यू नहीं, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। क्लियर है? ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूं ये पॉइंट कि एटीसी में कौन कौन से मैथमेटिक्स का पोर्शन इस चैप्टर का दिया गया है। तो ध्यान रखना, जो काम काम के पॉइंट से पहला मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा इस चीजों को ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। सो अगर मैं बात करूं बेसिक पॉइंट्स, तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ, आपको क्या याद रखना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद मैट्रिक्स ऑपरेशन, एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। उसके बाद में आपको बताया गया डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसको ध्यान से देख लेना बेटा। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये ध्यान से देख लेना। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो आप फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। उसके बाद में आता है आपके पास में रैंक कैसे फाइंड करते हैं। सो जो मुझे दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट वो यही पॉइंट है, रैंक कैसे फाइंड की जा रही है। तो रैंक फाइंड करना आपको जरूर आना चाहिए। अब बचता है हमारे पास में आइगन वैल्यूज। थोड़ा सा मैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में आपको बता दूंगा, पर इन डेप्थ उसमें जाने से आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्लियर है? लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। इन डेप्थ हम उसमें नहीं जाएंगे। सुबह 8 से 10 हम लोग बात कर लेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, और वहीं से फिर एंटर कर जाएंगे कैलकुलस के अंदर। ठीक है? और उसके बाद में हम लोग कवर कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। मेजर पोर्शन जो है वो बाकी दीपक सर ने करवाई दिया होगा सब कुछ आपको। 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, है ना। 2D ज्योमेट्री है बेटा, 2D ज्योमेट्री, नॉट 3D ज्योमेट्री। उन्होंने पढ़ाया होगा ना ज्योमेट्री।
10th लेवल मतलब हाँ 2D ही बताया गया सिलेबस के अंदर। जो क्लास है हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 सेकंड तक कंप्लीट कर दे इसको, और वो अगर तब तक कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छा है। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो छोटा मोटा पोर्शन है ना, ये आप लोग भी अपने लेवल पर उसको थोड़ा सा पढ़ना चालू करो। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई छोटा सा पोर्शन आ गया, तो आप उसको अपने लेवल पर देखो, क्योंकि समय थोड़ी सी शॉर्टेज है समय की, आपको पता ही है ना। उसको अगर हम लोग डिटेल में यहां पर डिस्कस करने लग गए तो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। फिजिक्स हो गया आपका कंप्लीट, वो चल रहा है 10 से 12 में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना समय आपको मिला उतना ही सभी को मिला है, ऐसा नहीं कि भाई आपको कम मिला बाकी सबको ज्यादा मिला, सबको इतना ही समय मिला है, ठीक है। तो जो मेजर पोर्शन है, जो आपका 95% से 99% तक का सिलेबस कवर कर रहा है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर एक आध छोटा मोटा पॉइंट कहीं से देखने को मिलता है कि यार ये भी पॉइंट है, तो उसको आप अपने लेवल पर देखो, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। फिर भी अगर कोई इश्यू आता है तो मैंने मॉर्निंग में अपना नंबर दिया था आपको, कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम लोग अलग से भी उसके ऊपर उस पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसके आगे का डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप जो भी पॉइंट मैंने बताया होगा उसको आपने जरूर समझा होगा। अगर आपको लगा किसी पॉइंट को थोड़ा जल्दबाजी में बताया गया है समय की कमी की वजह से, तो आप उससे रिलेटेड डाउट मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।